बिहार में जब आप 39 सीट जीत जाते हैं 40 में, संभावनाएं ज्यादा होंगी कि आप लूज करेंगे। और महाराष्ट्र में जिन आंकड़ों का जिक्र किया, वहां भी संभावना है कि वो बीजेपी लूज करेगी। एक एक करके राजस्थान पर बात करूं संजय जी आपसे, तो राजस्थान की जो 3 सीटें हैं, हालांकि जो सर्वेज है, रिपोर्ट्स है, वो दर्जन भर सीटों के हैं जहां कड़ी फाइट है, लेकिन मैं सिर्फ बाड़मेर की, नागौर की और चूरू की बात करती हूं आपसे। चूरू पर सिटिंग एमपी कांग्रेस में शामिल हो गए, 60 का सवाल उन्होंने बना लिया। ज्योतिर्मयी हारी हुई कैंडिडेट है, हनुमान बेनीवाल से 2 मत हारी। और बाड़मेर की स्थिति जो है, बाड़मेर जैसलमेर की, वहां रविंद्र सिंह भाटी अगर इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं होते तो बीजेपी अपना पूरा हमला राजस्थान में क्यों लगा देती? ये गणित 3 सीटों का जरा आगे समझा पाएं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे ये बात तो जरूर है कि बीजेपी को इन तीनों सीटों पर चुनौती मिल रही है। अब ये स्पष्ट रूप से कहना कि चुनौती इतनी मिल रही है कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, मेरे पास इसका कोई आकलन नहीं है। लेकिन हाँ, जिन तथ्यों की आपने जानकारी दी, जिन तथ्यों का आपने विश्लेषण किया, इसके आधार पर स्पष्ट है 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इन तीनों सीट पर कांटे का मुकाबला है। बीजेपी को कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये चुनौती सीटों के नतीजों को तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता। मुझे लगता है 4 जून का इंतजार तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। और बिहार की अगर मैं बात करती हूं संजय जी, तो मैंने 5 सीटें तो स्पेसिफिकली निकाली है, जहानाबाद है, किशनगंज है, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, काराकाट, पूर्णिया, भागलपुर, 2 और जोड़ देती हूं इसमें, आरा और सासाराम। और ये वो सीटें हैं जहां 2020 के विधानसभा चुनावों में एक तरीके से क्लीन स्वीप महागठबंधन ने किया। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने, लेफ्ट भी उसमें शामिल था। इन सीटों पर विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर अगर कोई आकलन लगाने की कोशिश करें, सही है, गलत है? नहीं, सही और गलत का सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं विधानसभा के चुनाव को एक तरह से एग्रीगेट कर लोकसभा के चुनाव के नतीजों या इशारों के रूप में भी बिल्कुल नहीं देखता। ठीक है। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग। ऐसे कई राज्यों में देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं कि कुल मिलाकर वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं या दे देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके मुकाबले का कोई दूसरा नेता दूसरी पार्टी में नहीं है। एक नैरेटिव जो है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अगर हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, तो दूसरा कौन सा ऐसा नेता है जो उसी तरह का देश को नेतृत्व देगा जैसा नरेंद्र मोदी देंगे? 2 चीजें जो मैं बात कर रहे हैं संजय जी, आप एक तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा के जो आंकड़े हैं, अगर विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको मैं लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ सकती। एक तो आप ये कह रहे हैं। अब महाराष्ट्र में 41 सीटें जीती, लेकिन 41 में से 18 शिवसेना की थी, वो शिवसेना फ्रैक्चर हो गई, वो शिवसेना टूट गई थी। जो 18 सीटों का गणित है, ये जरा फंस गया एनडीए के लिए क्या? देखिए, 18 सीटें शिवसेना के पास थी और 18 शिवसेना टूट गई। ये तो कहा, ये मानना तो बिल्कुल मुश्किल है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज भी उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। बिल्कुल नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि शिंदे की जो शिवसेना है वो उतनी मजबूत है जितनी पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी? ये भी बिल्कुल मुझे लगता है बेईमानी होगी। तो जो अगर बंटवारा हुआ है पार्टी में, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो पिछला आंकड़ा जो था शिवसेना का और वो शिवसेना का धड़ा जो बीजेपी के साथ है, वो तो बनता हुआ शायद दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे कोई संकेत तो मुझे नहीं मिलते जो मैं ये कहूं कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है और सारी की सारी जनता उनके साथ खड़ी होगी। कई बार वोटरों को ऐसा लगेगा कि वो उद्धव के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट चला जाएगा शिंदे को। नहीं, तो संक्षेप में संजय जी, क्योंकि आप जमीनी सर्वे करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। 25 का गणित राजस्थान में क्लीन स्वीप, दूसरी तरफ 39 का गणित बिहार में और 41 का महाराष्ट्र में। इस पर फाइनल कमेंट क्या आपका? फाइनल आपका कैलकुलेशन क्या है? नहीं, नंबर की तो मैं बिल्कुल इस पर बात नहीं कर सकता। नंबर की बात हो ही नहीं सकती इस पर टेक्निकल तौर पे भी, और मैं उससे बचने की पूरी कोशिश करूंगा कि आंकड़े क्या है। लेकिन ये जरूर है कि 19 का जो प्रदर्शन बीजेपी का इन तीनों राज्यों में थे, वो मतलब रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। गुंजाइश बहुत है कि 3 राज्यों को अगर मिला लें तो बीजेपी को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। फायदा होता हुआ तो कभी दिखाई नहीं पड़ता। फायदा नहीं, नुकसान होगा। अब नुकसान कहां होगा? महाराष्ट्र में होगा, बिहार में होगा या राजस्थान में होगा? इसके लिए सारे अलग अलग राज्यों से वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। विजय जी, आपसे शुरू कर रही हूं। राजस्थान में 25 सीटें क्लीन स्वीप, 2014 में भी, 2019 में भी। ये रेपिटेशन दिखता है क्या? अगर नहीं दिखता तो कौन कौन सी सीटें वो फंसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला? वही सीटें हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, बाड़मेर है, नागौर है, चूरू है, सीकर है। नहीं, आपने 4 सीटों की बात की, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कम से कम 2 से। 8 से ज्यादा सीटें हैं जो बिल्कुल फंसी हुई हैं। दूसरे चरण में आज जो 13 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें बाड़मेर फंसी हुई है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट फंसी हुई है, टोंक सवाई माधोपुर की सीट फंसी हुई है और कोटा की सीट भी फंसी हुई है। अच्छा, और पहले चरण की बात करें तो वहां शेखावटी बेल्ट की तीनों सीटें, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर बगल की नागौर, फिर दौसा की सीट और करौली भरतपुर या भरतपुर में से कोई एक सीट। तो आप तो दर्जन सीटें गिना रहे हैं। हाँ, इतनी सीटें फंसी हुई हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये बीजेपी के भी ऑफ रिकॉर्ड जो नेताओं से बात हुई है उनका भी यही आंकड़ा है। एक नेता ने मुझसे कहा कि 12-13 से ऊपर नहीं आने वाली। अब मैं आगे बताता हूँ। बीजेपी कैंप में घबराहट कुछ ज्यादा है। कुछ सीटें जो उनके लिए पिछली बार मार्जिन 2.5 लाख 3 लाख का था, वहां भी बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि शुद्ध जाति पर चुनाव है, पूरी तरह से जाति पर चुनाव है। मोदी का चेहरा कहीं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब बाड़मेर में मोदी का जो वो भी वहां पर चुनावी सभा भी कर रहा है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चल रहा है। वहां राजपूत वर्सेस जाट है, रविंद्र भाटी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों ने, मेघवालों ने जमकर वोट डाला है, तो कहीं ना कहीं वो सीट तो मुझे लगता है कांग्रेस के खाते में जाती हुई आज की तारीख में दिख रही है। इसी तरह चूरू की सीट पर कोई क्या कर लेगा? एक तरफ राहुल कस्वाल लड़ किससे रहे हैं? राजेंद्र राठौर से, जो है ही नहीं मैदान में। जाट वर्सेस राजपूत, पूरी तरह से शुद्ध जाति पर, लोकल मुद्दे पर, स्थानीय भितरगाह, स्थानीय संगठन के अंदर दोनों तरफ के नेताओं के बीच में खींचतान, महत्वाकांक्षा, फिर वसुंधरा का साइडलाइन होना, वसुंधरा के साइडलाइन होने से कहीं कहीं सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव, कहीं ना कहीं कुछ जो जातियां जो परंपरागत रूप से बीजेपी का साथ देती रही लेकिन थोड़ा बहुत नाराजगी रही, उनको वसुंधरा जैसे बड़े नेता रहते थे तो रोज पुरस्कार दिया करते थे। अब मोदी जी तो रोज आ नहीं सकते पुरस्कार के लिए, हमेशा आ सकते हैं। नागौर की सीट है जिस पर डॉक्टर ज्योति मिर्धा एक सेंटिमेंटल अपील भी करती हुई दिख रही है। 2 बार हारी हनुमान बेनीवाल से, विधानसभा भी हारी, लोकसभा भी हारी और अब पाला बदलकर बीजेपी की कैंडिडेट है। ये नागौर सीट कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने चक्कर क्या है कि वो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर हारी, 1 बार बीजेपी के टिकट पर हारी विधानसभा का, और ये कहा कि मैं चौथी बार भी हारी तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। तो अंत में जाते जाते एक हिस्सा इस सहानुभूति के पक्ष में आ भी गया है। उनको भी लगता है कि हनुमान बेनीवाल चलो लोकसभा नहीं पहुंचा तो क्या फर्क पड़ता है, विधानसभा में तो है ही, ये तो बेचारी कहीं की नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम कर रहा है। लेकिन वहां पर कम से कम वहां की लोकसभा में 3 या 4 विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो सारा वोट हनुमान बेनीवाल को जाते हुए दिख रहा है। बड़ी टक्कर की फंसी हुई सीट है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कल वो एक शेर है ना, खुलता क्यों किसी के मेरे दिल का मामला, जो मेरे भाव है वो सामने आ गए तो उससे मैं रुसवा हो गया। मेरे दिल के भाव कुछ है, वो मैं भूल गया फारसी शब्द क्या है। खुलता क्यों किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल कल बोल गए कि भाई बाड़मेर में हमारे लोग हैं वो बीजेपी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने बाड़मेर में कुछ जगह हमें वोट नहीं दिए। तो हो सकता है बहुत कम मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीते थे, हो सकता है कम मार्जिन से हनुमान बेनीवाल हार जाए। अब मैं ये इमोशनल अपील का सर विजय
नहीं, थोड़ा बहुत मारपीट भी हुई और थोड़ा सा मिर्जा परिवार में भी कुछ हिस्सा है ये तो, लेकिन बहुत फंसी हुई सीट है। नहीं पॉकेट में है। अब चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी है, वहां भी राजपूत है, वहां तो चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के लिए आसान जीत मानी जा रही है। वहां का राजपूत तो उस रूप में आया नहीं। और जो जाट है वो शेखावटी का जाट अलग ढंग से वोट करता है, मारवाड़ का जाट अलग ढंग से वोट करता है, भरतपुर का जो जाट है वो बहुत कुछ वो राजघराने से संबंधित रहा, उसका अलग मामला है कि उनको सरकारी नौकरियों में केंद्रीय जो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिल रहा, वो वाला मसला है। तो उसको आप उस रूप से निकाल करते हैं, लेकिन जाट किसान के रूप में देखा जाए तो नाराज है। और ये आप बता रहे हैं कि दर्जन भर सीटें फंसी हैं और दर्जन भर में से भी फाइनल कमेंट विजय कुछ बता रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब सारी सीटों पर हो गए चुनाव, 12 पहले हो गए, 13 आज हो गए, तो इसमें 25 में मैं कितनी संभावना देख लूं बीजेपी के लिए और कितनी संभावना देख लूं इंडिया गठबंधन के लिए? मेरे हिसाब से देखिए 17-18 बीजेपी, 3-4 कांग्रेस और बाकी बिल्कुल फंसी हुई। अच्छा 3-4 कांग्रेस, 17-18, लेकिन 17-18 में भी बड़ा डेंट है और ऐसे में हाँ, तो कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें भी जा सकती हैं, मैक्सिमम 8 सीटें भी जा सकती हैं। लेकिन बड़ी बात है क्लीन स्वीप जहां पर है वहां अगर 8 सीटें क्लीन स्वीप में से घट रही हैं तो बड़ा डेंट है। अजय आपके पास आ रही हूं मैं बिहार का जिक्र करूं 39 सीटें और सिर्फ 39 सीटों में जो गठबंधन का गणित था वो जस का तस है, नीतीश कुमार भी इंटैक्ट है, एलजेपी के भी दोनों धड़े इंटैक्ट हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा है। ये रिपीट होता हुआ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो कहां पर गड़बड़? रिपीट होने की संभावना तो बहुत ही कम है। हाँ। संजय जी ने भी पहले ही इसके बारे में जानकारी दी और मुझे भी देखने से ऐसा लग रहा है कि रिपीट होने की संभावना नहीं के बराबर है। और बेसिकली इसमें आप देखेंगे कि जो एनडीए को बिहार में नुकसान होगा वो बड़ा नुकसान होगा जेडीयू की सीटों पर, जो बिहार में जेडीयू को जो उन्होंने सीटें दी है, हाँ, तो वो सीटें जो है वहां पर दो चीजें हैं। एक तो है कि कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज की जेडीयू के पास अब संगठनात्मक वो मशीनरी उतनी मजबूत नहीं है जो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट मजबूती से कर सके। ये भी जेडीयू की जो ग्राउंड लेवल मशीनरी है वो बिहार में कमजोर नजर आ रही है। इन क्षेत्रों में उनको ज्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है बीजेपी के सपोर्ट बेस पे, और इसीलिए वो जो 17 सीटों का क्लेम था वो भी बीजेपी ने खारिज कर दिया। जी जी जी, मेरे ख्याल से बीजेपी को इसका एहसास था कि जेडीयू को जो सीटें दे रहे हैं शायद उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रह पाएगा। क्योंकि एक और भी चीज है कि नीतीश कुमार का जो अलायंस शिफ्टिंग का जो रहा बीच में दौर, उससे भी वोटरों में एक अच्छी खासी नाराजगी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं खमियाजा जो है जेडीयू कैंडिडेट को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अजय ने एक बात अभी संजय जी से पूछ रही थी, क्या 2020 के विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें, जैसे काराकाट है, औरंगाबाद है, ये वो विधानसभा के इलाके हैं, लोकसभा में जो विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें एक तरफा इंडिया गठबंधन की जीत हुई और आरजेडी एक लार्जेस्ट पार्टी बनी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विधानसभा में बनी। तो अगर मैं ये गणित विधानसभा के हिसाब से देखने की कोशिश करूं कि सपोज किसी लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन क्लीन स्वीप कर गया, उसका असर कुछ लोकसभा में दिखेगा या बिल्कुल अलग है चुनाव? नहीं, बहुत हद तक ये चुनाव को अलग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट में जब चुनाव हुआ था पिछली बार तो उसकी सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट थी और वो उस समय मुद्दे अलग बन गए थे। स्टेट की जो प्रायोरिटी है लोगों की वो बिल्कुल अलग है। बिहार बड़ा इस मामले में देखिए कि जो असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसमें बिहार की सोशल केमिस्ट्री ये चीजें इतनी डोमिनेट हो जाती है जिनको आप बहुत हद तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ हद तक न्यूट्रलाइज होते हैं आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन बिहार में आप बिल्कुल एक नजर से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लगातार आप देखिएगा पिछले 2-3 चुनाव हुए उसमें मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इस बार है फैक्टर, क्योंकि आज अररिया और मुंगेर 2 जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके पहले गया में, नवादा में, जमुई में जो पिछले चरण की सीटें थी उनमें भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रधानमंत्री ने किया। फैक्टर है इस बार? नहीं, इस बार एनडीए के पक्ष में वही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में एनडीए ने कोई इस तरह के कैंडिडेट्स में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया। सारे पुराने कैंडिडेट्स को पार्टी ने रिपीट कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी जानकारी पार्टी आलाकमान को भी थी, उसके बाद भी उनको रिपीट किया गया। तो ये चीज बिल्कुल अलग है कि लोगों को लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री जी के अपील पर हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पर जो लोग जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्बन क्षेत्रों में, खासकर लोगों को ये बड़ी होप है। अभी भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके बीच में ये आप फील करते हैं हम लोग इंटरेक्शन में कि उनके बीच में ये बना हुआ है कि मोदी जी की अपील पर हम कम से कम जहां पर बीजेपी की सीटें हैं वहां हम क्लीन स्वीप करेंगे बिहार में। तो मैं ये मानूं अजय बकौल आपके, मान लो आपके बकौल की 17 सीटें जो बीजेपी के पास हैं वो सीटें इंटैक्ट है और नुकसान अगर होने की संभावना है तो जो 16 सीटें जेडीयू के पास है उनमें संभावना है नुकसान होने की, ये माना जाएगा? जी जी, इसमें बहुत हद तक जहां तक हम लोग एसेस कर रहे हैं ये बहुत हद तक कहा जा सकता है कि जो जेडीयू की सीटें हैं उसमें बड़ा नुकसान होगा एनडीए को। हाँ सुकेश, अब मैं ये 5 सीटें जो है मेरे पास, जहानाबाद जो मात्र 2,25,000 वोटों से जेडीयू के कैंडिडेट जीते, किशनगंज कांग्रेस जीती गई थी, औरंगाबाद और काराकाट में विधानसभा में क्लीन स्वीप किया महागठबंधन ने। और एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है जो मैं समझना चाहती हूं दर्शकों के लिए भी कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है विधानसभा चुनावों में। जेडीयू आज की तारीख में छोटी पार्टी है और जैसा अजय बता रहे थे कि जो वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता पहले नीतीश कुमार में थी, क्या आज वो है? ये बड़ा सवाल है। इसी पे बैंक किया है बीजेपी ने, क्योंकि उन्होंने गुनाह करके देखा होगा बीजेपी नॉट फॉर नथिंग कि वो नीतीश कुमार के साथ चली गई। उसको मालूम था कि 43 सीटें आई, लेकिन उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री थे, उनको मालूम था कि वो लौट कर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ और प्रोपोजिशन के साथ ला सकते थे, लेकिन क्या नीतीश कुमार उसके लिए तैयार थे? लेकिन बीजेपी को यह मालूम था कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भी एक सर्टेन वोट बैंक को प्रभावित करते हैं और इनको साथ लाने से 2 फायदे हैं। एक तो मेंटल साइकोलॉजिकल गेम जो होता है राजनीति में आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का सूत्रधार था वही चला गया, तो एक आप इंडिया ब्लॉक को डिमोलिश करते हो। उसकी पहली मीटिंग इंडिया ब्लॉक की पटना में हुई थी, तो वो डिमोलिश करना वो कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो उनका एक ईबीसी का, महादलित का और मुसलमानों का एक चंक जो उनको वोट करता था वो एक अच्छा खासा नंबर था जो कार्व आउट करके नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाया था बिहार में। बीजेपी को ये लगता है अगर उन्हें इस बात का अंदेशा होता कि वो बहुत बुरा करने वाले तो शायद ये आंकड़ा नहीं होता, ये गणित नहीं होता, ये सीटों का जो कॉन्टेस्ट करने का जो फॉर्मूला निकाला गया नहीं होता। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके हम पहले जैसा परफॉर्म करेंगे। जो ग्राउंड से खबरें हैं कि ये बात सही है कि 40 में 39 ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट जो है वो बिहार में नहीं होने वाला है। आपने कहा विधानसभा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों के आपने नतीजे बताए पिछली बार के, वो रिफ्लेक्ट इसमें शायद हूबहू ना हो, लेकिन आप 25 में उसका एक नमूना देखेंगी। 25 में हो सकता है कि आरजेडी लोकसभा से भी अच्छा प्रदर्शन करे, इसमें वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए हार जा सकते हैं कई सीटें, लेकिन विधानसभा में वो ट्रांसलेट होगा ऐसा लोगों को लगता है।